विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से होगा शुरू। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में योगी सरकार। तीर्थ विकास परिषद राज्य राजधानी क्षेत्र को मिलेगी तरजीह। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन्मदिन आज। सीएम योगी ने दी बधाई, लिखा सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की हो प्राप्ति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कानपुर दौरा आज। वोटर चेतना महाअभियान की क्षेत्रीय बैठक में होंगे शामिल। जिला पंचायत अध्यक्ष को संग करेंगे बैठक। लखनऊ में सत्या बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग। भगदड़ में 2 से 3 कर्मचारी घायल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बता दें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। 42,000 करोड़ तक का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। पिछले बजट की तुलना की जाए तो 8500 करोड़ ज्यादा का अनुपूरक बजट ये होगा। तीर्थ विकास परिषद राज्य राजधानी क्षेत्र को इसमें तरजीह मिलेगी। अयोध्या के विकास को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। गन्ना भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज भी लाया जा सकता है। तो 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, और सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी योगी सरकार इस बार कर रही है। इस बार का बजट 42,000 करोड़ तक का हो सकता है। इस सत्र की बात की जाए तो तीर्थ विकास परिषद राज्य राजधानी क्षेत्र को इसमें तरजीह मिलेगी। इसी के साथ बजट में अयोध्या के विकास को लेकर जो जगह होगी वो प्राथमिकता दी जाएगी। गन्ना भुगतान के लिए भी स्पेशल पैकेज इस बजट में लाया जा सकता है इस बार। तो 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। 42,000 करोड़ तक का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। पिछले बजट की तुलना में 8,500 करोड़ ज्यादा का यह अनुपूरक बजट होगा। तीर्थ विकास परिषद राज्य राजधानी क्षेत्र को इसमें तरजीह मिलेगी। अयोध्या के विकास को लेकर बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं बजट में गन्ना भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज भी लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की। इस बार के शीतकालीन सत्र में 28 नवंबर से ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। बजट की बात करें तो अयोध्या के विकास को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी बजट में। साथ ही साथ तीर्थ विकास परिषद राज्य राजधानी क्षेत्र को इसमें तरजीह मिलेगी। वहीं गन्ना भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज लाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा अनुपूरक का बजट लाने की तैयारी में है योगी सरकार। 42,000 करोड़ तक का अनुपूरक बजट होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। इस बार के सत्र में सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है योगी सरकार, क्या जानकारी है? देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा और सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट ला रही है, यानी कि वो बजट ला रही है जो इससे पहले इस तरह का बड़ा बजट कोई भी नहीं हुआ। पिछली बार से भी 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट हो सकता है। जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से
लगभग 42,000 करोड़ रुपए तक का अनुपूरक बजट जो कि सरकार लाएगी और जो इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, टूरिज्म को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके जो तीर्थ विकास परिषद हैं और राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि लखनऊ और इसके अलावा जो महानगर क्षेत्र हैं कानपुर, गाजियाबाद इत्यादि क्षेत्रों में विकास को लेकर के भी सरकार विशेष बजट लेकर के आ रही है। गन्ना भुगतान के लिए भी स्पेशल पैकेज लाया गया है क्योंकि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले अगर किसानों के लिए सरकार बजट में कोई भी जगह नहीं देती है तो चलिए पुनीत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में इस बार है योगी सरकार। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें, सीएम योगी ने राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी है। आनंदीबेन पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो, सीएम योगी ने बधाई दी है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज जन्मदिन है और उसी को लेकर ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कानपुर दौरा। आज दोपहर 3 बजे भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय जाएंगे। वोटर चेतना महाअभियान की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष को साथ बैठक करेंगे। बैठक में ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होंगे। 5:30 बजे कानपुर नगर निगम पार्षद दल की बैठक करेंगे। भूपेंद्र सिंह आज कानपुर जाने वाले वोटर चेतना महाअभियान की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय जाएंगे। वोटर चेतना महाअभियान की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन है जिसमें शामिल होने वाले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। फिर शाम 5 बजे जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। बैठक में सदस्यों और ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होंगे। वहीं 5:30 बजे कानपुर नगर निगम पार्षद दल की बैठक करेंगे। तो लगातार कानपुर का दौरा है, वहीं बैठकों का दौर भी आज कानपुर में चलने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जगह बैठक लेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठक होगी। ब्लॉक प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं नगर निगम पार्षद दल की भी बैठक होगी। वोटर चेतना महाअभियान में भी शामिल होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ निधि जुड़ गई है। निधि, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कानपुर दौरा है। आज अलग अलग बैठक वहां पर लेने वाले हैं, वो क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल भी यही बैठक ली थी और कहीं और नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में ली थी, जहां पर उन्होंने जिले में पार्टी के मंडलाध्यक्ष और सांसद और विधायकों की मर्जी से नहीं बल्कि उनकी जो राय मशवरे के बाद जो बदलाव है वो किए जाएंगे उसको बताया था। उसके साथ साथ जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में चौधरी ने ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पार्टी नेतृत्व तय करेंगे। इसी के दौरान ये पूरी जो है रणनीति तैयार की जा रही है। उसी के समक्ष जो है दूसरे दिन कानपुर में इसकी बैठक होगी और इसे प्रदेश अध्यक्ष ही खुद करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने संगठन स्तर पर कुछ बड़े बड़े फैसले लिए, जहाँ पर बीजेपी ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह को कानपुर में बड़ी जिम्मेदारी देने की जो संभावनाएं है वो सामने आ रही है। चलिए निधि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कानपुर दौरा है आज और बैठक का दौर आज कानपुर में चलने वाला है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। असला लाइसेंस फर्जीवाड़े मामले में जमानत खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत खारिज की। जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसा कृत्य गंभीर विषय, हाईकोर्ट का कहना है। अभियुक्त से हजारों कारतूस बरामद किए गए हैं। ऐसे कारतूस
कोर्ट्स शूटिंग में प्रतिबंधित है। देखिए तो हाईकोर्ट से बड़ा झटका यहां पर लगा है। अब विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हथियारों के लाइसेंस फर्जीवाड़े का पूरा मामला है जिसमें जमानत खारिज कर दी गई है अब्बास अंसारी की। हाईकोर्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसा कृत्य करना गंभीर विषय है। हजारों कारतूस बरामद किए गए थे अभियुक्त से। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ आशिफ जुड़ गए। आशिफ, बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। विधायक अब्बास अंसारी को जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। जिस तरह का जो मामला था, हाईकोर्ट का कहना है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसा कृत्य करना गंभीर विषय है। जी बिल्कुल, बता दूं कि माफिया डाल मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ से विधायक हैं और अब्बास जो विधायक अब्बास अंसारी है उनको हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा हुआ है। उसमें असलहा लाइसेंस फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और मामले में जमानत भी खारिज कर दी गई है। और हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत खारिज करते हुए एक टिप्पणी भी की है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसा कृत्य गंभीर विषय है। अभियुक्त से हजारों कारतूस बरामद किए गए हैं। ऐसे कारतूस स्पोर्ट्स शूटिंग में प्रतिबंधित भी है और एक मानवीय के लिए इतनी असलाह और कारतूस के साथ साथ असलाह लाइसेंस का जो फर्जीवाड़ा आया हुआ है सामने, तो इससे कहीं ना कहीं अदालत को टिप्पणी करना पड़ा और अब इनकी मुसीबतें बढ़ भी गई हैं। हाई कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मऊ विधायक अब्बास अंसारी के जो अधिवक्ता है वो आगे क्या दलील लेते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशिफ तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सत्या बिजनेस पार्क बिल्डिंग में आग का मामला है। आग पर काबू पा लिया गया है। भगदड़ में 2 से 3 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं। कैनरा बैंक से सटे रुद्रा रियल एस्टेट में यह आग लगी थी। 80 के करीब कर्मचारी बिल्डिंग में मौजूद थे। सभी कर्मचारियों को बिल्डिंग से निकाला गया। रुद्रा रियल एस्टेट ऑफिस में एसी में आग की घटना हुई। कैनरा बैंक का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आया। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हाइड्रोलिक मशीन का यूज किया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। सत्या बिजनेस पार्क बिल्डिंग में आग जलने की घटना हुई है। भगदड़ में 2 से 3 कर्मचारी घायल हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अनपरा में 1600 मेगावाट की नई यूनिट शुरू होगी। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अनपरा ई का निर्माण होगा। यूपी विद्युत उत्पादन निगम की बैठक में मुहर लगी है। 18,624 करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट की इकाई लगेगी। एनटीपीसी उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम के तहत उत्पादन होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1600 मेगावाट की नई यूनिट शुरू की जाएगी। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अनपरा ई का निर्माण होगा। यूपी विद्युत उत्पादन निगम की बैठक में इस पर मुहर लगी है। 18,624 करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट की नई इकाई लगेगी। एनटीपीसी उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम के तहत उत्पादन होगा। सोलह 1600 मेगावाट की नई यूनिट शुरू की जाएगी।
लखनऊ से ही अगली खबर की ओर रुख कर लेते। एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नामिश की मौत जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने कार ने टक्कर मारी। इलाज के दौरान अस्पताल में नामिश की मौत हुई है। स्केटिंग कोर्ट पर प्रैक्टिस करते समय टक्कर मारी है। गोमती नगर का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नामिश की मौत का मामला। जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने कार ने टक्कर मारी। इलाज के दौरान अस्पताल में नामिश की मौत हो गई। स्केटिंग कोर्ट पर प्रैक्टिस करते समय यह हादसा हुआ है। गोमती नगर का यह मामला है पूरा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नामिश की मौत। जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने कार ने टक्कर मारी। इलाज के दौरान अस्पताल में नामिश की मौत हो गई है। स्केटिंग कोर्ट पर प्रैक्टिस करते समय टक्कर मारी गई है। गोमती नगर का मामला बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़ गए। विनय, एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नामिश की मौत हो गई है, कार ने टक्कर मारी थी, क्या अपडेट है मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनेश्वर पार्क के पास का मामला है, जहां पे जो है एसपी श्वेता श्रीवास्तव का जो बेटा था उसकी जो है अज्ञात वाहन ने जो टक्कर मार दी है, जिससे जो है उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस भी जो वाहन ने टक्कर मारी है उसको पता लगाने के लिए सीसी कैमरे का भी उपयोग कर रही है। और ये सुबह जो है स्केटिंग कोर्ट को प्रैक्टिस करने के गया था, उसी दौरान जो है ये घटना घटी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए, मथुरा से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है। बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, कोर्ट ने कहा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करे कि श्रद्धालुओं को दर्शन में बाधा न आए। 31 जनवरी 2024 को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर से जुड़ी खबर है। यह हाईकोर्ट ने सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है। कॉरिडोर का निर्माण करवाया जाएगा। कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी मिल गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मंदिर के बैंक खाते में जो धनराशि जमा है उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। क्या जानकारी है? देखिए, सीधे तौर पर मथुरा का जो बांके बिहारी मंदिर है उसके कॉरिडोर को लेकर के हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई थी और अब हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने की जो सरकार की योजना है उसे वो पूरा कर सकती हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े और बजट भी खुद से लेकर के आए और यह भी सुनिश्चित करे कि जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक मथुरा में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उनको दर्शन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने की जो अतिक्रमण हटाने को लेकर के भी अनुमति दी है, उसमें भी साफ तौर पर यह कहा है कि कॉरिडोर बनाने में सीधे तौर पर किसी भी तरह की असुविधा ना तो मथुरा निवासियों को होनी चाहिए और ना ही वहां जो दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आएंगे उनको होनी चाहिए। 31 जनवरी 2024 को इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पुनीत, अब आगे किस तरह से सरकार इस योजना पर काम करने वाली है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जो रामलला का मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित देश और विदेश की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। सरकार की योजना है कि मथुरा और अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को भी संवारा जाए, लेकिन इसमें सीधे तौर पे हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल होने के बाद में मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में लटक गया था और अब जब कोर्ट ने सरकार को मंजूरी भी दी है और सीधे तौर पर अब इसके विकास की भी पूरी संभावनाएं हैं और जो कॉरिडोर बनाने की सरकार की योजना थी उस पर अब कहीं ना कहीं विकास कार्य तेजी से होंगे और मथुरा का भी स्वरूप है वो बदलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल पुनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं खबर का। सोनभद्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने आदिवासी जनजाति समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की शपथ दिलाई। वहीं योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों से जानकारी ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा 2024 के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। सोमवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कई जिलों के पदाधिकारी बदले गए हैं। किस तरह से रणनीति बनाई है? अभी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक हुई, वहां पर क्या कुछ हुआ बैठक? देखिए, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रदेश के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी प्रदेश के पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 के निमित्त जो प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं उनके दायित्वों को दिया गया है। जो क्षेत्र के प्रभारी हैं, महामंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है। सभी क्षेत्रों के प्रभारी, महामंत्री, उपाध्यक्ष सबको दायित्व दिया गया है। इसी तरह से जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, जो जिलों के संगठनात्मक कार्य योजनाओं का नियोजन करेंगे, उनका समन्वय करेंगे। और इसी तरह जो क्षेत्रों के प्रभारी बनाए गए हैं वो सभी क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में जा करके जो क्षेत्र की जो संगठनात्मक गतिविधियाँ होंगी उनका समन्वय करने का काम करेंगे। इस तरह 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठन को और टोन अप करने के लिए और जो पार्टी की जो योजनाएं हैं वो कैसे और प्रभावी ढंग से इसको लेकर के बैठक थी और जिसको ये बैठक अभी संपन्न हुई है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बैठक को लेकर के मीडिया के मित्रों के साथ संवाद भी किया है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि लगातार जो है वोटिंग चेतना अभियान को लेकर लगातार बोला जा रहा था कि इस बैठक में उसकी भी समीक्षा हुई, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, वोटर जो चेतना अभियान था वो पूरे प्रदेश में चल रहा था, जिसमें सभी जनपदों में महत्वपूर्ण पदाधिकारी जा रहे थे और वो जो अभियान था उसको गति देने के लिए, लोगों के मार्गदर्शन के लिए जा रहे थे। तो वह पूरे प्रदेश में जो वोटर चेतना अभियान था वो पूरा हुआ। उसकी समीक्षा बैठक हुई। सभी जिलों से जो पदाधिकारी थे वो आए थे, वो अपने जिलों की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर के बैठक में प्रस्तुत की। राजधानी के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के साथ साथ आम लोगों के लिए रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में हर तरह के व्यंजन लोगों की थाली में परोसे जाएंगे। रेस्टोरेंट 24 घंटे और 7 दिन लोगों के लिए खुला रहेगा। खंडम अवस्था में कोच को व्यवस्थित कर रेस्टोरेंट का रूप दिया गया। जिस तरह कोच में यात्रियों के लिए व्यवस्था होती है, इस तरह बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था और पूरा रेस्टोरेंट फुल AC से तैयार किया गया है। जगह बहुत अच्छी है और रेस्टोरेंट बना भी बहुत अच्छा है और लखनऊ के लोग और यहाँ जो यात्री आएंगे जाएंगे उसका भरपूर आनंद उठाएंगे। अच्छा भोजन यहाँ मिलेगा। नहीं, एक व्यावसायिक पहल है ये। इससे रेल को भी रेवेन्यू मिलेगा और जो है कैंटीन चलाएगा वो भी लाभ कमाएगा और प्लस यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।